अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट जैकल की साजिश में शामिल तमाम एमएनएज और सेनेटर्स की वीडियोज और टेप्स लीक। जस्टिस कयूम ऑडियो, बुशरा बीबी, नजम साकिब ऑडियो लीक। वजीर आजम हाउस में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और फिर इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू मंजर आम पर। कौमी सलामती के नाम तारीख के डसे अहले सियासत ने हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली सबके फोन टैप करने की कानूनी इजाजत दे दी है। गो के इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के नासूर से निमट रहा है और रोजाना की बुनियाद पर आम शहरी और फौजी जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन यह एसआरओ बगैर किसी पार्लियामेंट्री डिबेट, बहस या मुबाहिसे के इशू कर दिया गया है। आईएसआई को शहरियों की फोन कॉल के साथ साथ मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मुफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर किया गया है। काबीना के फैसले में कहा गया है कि एजेंसी के नामजद किए गए अफसर को फोन कॉल में मुदाखलत या उसको ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी उसके नाम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। खुफिया इदारे को मुश्तबा अफराद की फोन कॉल्स में मुदाखलत का इख्तियार देने का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पीटीए की जानिब से हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पीटीए ने तमाम मोबाइल फोन ऑपरेटर्स को नोटिफिकेशन की कॉपी जारी कर दी है, जबकि ऑपोजिशन ने फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का यह कहना है कि शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अमली तौर पर अपनी शहरत काट दी है। हुकूमत की जानिब से इजाजत एक ऐसे वक्त में दी गई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस सुना जा रहा है। अदालत कमोबेश हर समात में सवाल उठा चुकी है कि किस कानून के तहत वीडियोज बनाई जा रही हैं, फोन टैप हो रहे हैं। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजारत दाखिला के पास ये इख्तियार कैसे है, किस कानून के तहत ये एसओपी जारी किया गया, वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है, हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि ये डेटा हासिल कर सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की प्राइवेसी में कैसे घुस रहे हैं। यहां अदालतों को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के सीक्रेट आपसे नहीं पूछ रहा, मैं वो कानून पूछ रहा हूं कि जिसके तहत ऑडियोज वीडियोज रिकॉर्ड करके निजी जिंदगी की हदूद ब्रीच की जाती हैं। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजीआईबी, डीजीएफआईए और चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। तीनों इदारों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। यह हमारी सियासत का धोरा मेयार है। अहले जमूर ने वक्त और हालात के साथ सियासत के असूल तरतीब दिए हैं और इन असूलों में रद्द-बदल भी अपनी मंशा के मुताबिक ही रखी है। नाज़रीन, 25 सितंबर 2022 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं बशमूल वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर मुश्तमिल कई रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पर सामने आ गई। गुफ्तगू वजीर आजम हाउस में होने वाले एक मुस्लिम लीग नून के इजलास की थी। लीगी रहनुमा पीटीआई के इस्तीफों पर बात कर रहे थे और इसके बाद उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के दरमियान गुफ्तगू भी लीक हुई। इस गुफ्तगू में सीनियर ब्यूरोक्रेट वजीर आजम को बता रहे थे कि मरियम नवाज के दामाद राहील भारत से प्लांट की मशीनरी मंगवा रहे हैं और अगर ये बात सामने आई तो हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद नून लीग ने लीक होने वाली ऑडियोज पर एक तूफान खड़ा कर दिया और माफी का मुतालबा भी किया। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? देखिए, रिकॉर्डिंग जो है वो एजेंसी ही करने की कैपेसिटी रखती है और तो किसी के पास ऐसी कैपेसिटी है नहीं। ये गवर्नमेंट की ही कोई एजेंसी होगी, मोस्ट प्रोबेबली ये आईबी हो सकती है। आयरनी ये है कि जो हुकूमत आज मैसेजेस और फोन कॉल सबके ट्रेस करने की इजाजत दे रही है, कल तक इदारों के इस इकदाम की शदीद मुखालिफ रही। हालात के साथ बदलने की ये मीरास फकत नून लीग का खासा नहीं है। इमरान खान भी बयानियों के इस तगय्युर से गुजरे हैं। यास्मीन राशिद की ऑडियो मंजर आम पर आने के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शिकायत की थी कि सियासतदानों के फोन टैप करके रिलीज किए जाते हैं, ब्लैकमेल करने के लिए ये ऑडियोज इस्तेमाल की जाती हैं, सियासी मकासद के लिए ये ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं। और ये सवाल उठाया था उन्होंने तब कि बताया जाए कि ऑडियो रिलीज करने की वजह क्या है। इमरान खान का कहना था कि 1996 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म करने की एक वजह फोन टैप थी। हमारे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इमरान खान ने फोन टैप करने को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ करार दिया था और यही इमरान खान फास्ट फॉरवर्ड वजीर आजम बने तो बतौर वजीर आजम इस बात पर फख्र करते रहे कि इदारों को उनके बारे में सब पता है। उनका कहना था कि मैं जो भी करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे राब्ता करता है, आईएसआई और आईबी को पता होता है। मैं इसे मायूब नहीं समझता।
सियासी निजाम का एक अलमिया ये भी है नाजरीन के तहफुजात, एतराजात, रिजर्वेशंस, हत्ता के जमहूरियत पसंदी का जुनून ऐसे दायरों में रक्स करता है कि जहां बस किरदार बदल जाते हैं। कल तक नून लीग के लिए वजीर आजम के फोन टैप होना जमहूरी इकदार की पामाली के मुतरादिफ था। आज इस इकदाम पर खुद कानूनी हक की मोहर लगा चुकी है उनकी हुकूमत। 2008 में जब कौमी असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम को अपने वजीर की जासूसी के लिए ISI की मदद लेने का मशवरा दिया तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए कि बिलावल भुट्टो, जिनकी वालदा बेनजीर भुट्टो वो पहली वजीर आजम थी कि जिन्होंने वजीर आजम की जासूसी का मामला बड़ी शदो-मत से और वसिफरसली उठाया था। इस मुल्क में भी होती हैं टिप्स। हमारे मुल्क में अफसोस से कहना पड़ता है कि जब कवानीन और कवायद इजाजत भी नहीं देते हैं तो फिर भी टेपिंग की जाती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। वो जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में फोन रिकॉर्डिंग करने का अंसर मौजूद है और बिलखसूस सेंसिटिव अदवार से जब मुमालिक गुजर रहे हों जिस तरह के पाकिस्तान आज गुजर रहा है तो ये अहम जरूरी भी हो जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ तकाजे भी हैं, कुछ पार्लिमानी ओवरसाइट, पार्लिमानी डिबेट भी जरूरी है कि तमाम तर पार्लिमानी जमातें एक पेज पर आएं और मुतफिका फैसला करें। लेकिन इस हुकूमत का मसला यही रहा है कि पहले अनाउंसमेंट कर दी जाती है और फिर बैक ट्रैक करके वजाहत दी जाती हैं। कुछ असूल पूरी दुनिया के तय हैं, जैसे अमेरिका में किसी सेनेटर के फोन को अगर रिकॉर्ड करना चाहा जाए तो आपको अदालत से इजाजत लेना होती है, जज के सामने जाना होगा, उसके सामने दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स रखनी होंगी, उसको जस्टिफाई करना होगा उस शख्स का पीछा क्यों किया जा रहा है, इसकी निगरानी क्यों अशद इसकी जरूरत है, कैसे उसके फोन टैप रिकॉर्ड करना कौमी सलामती के लिए जरूरी है। और जज दस्तावेजात को देखेगा और आपके दलाइल सुनेगा और उसके बाद या तो इजाजत देगा या फिर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देगा। मगर ये रियासत पाकिस्तान है कि जिसका निजाम अपने तई शुतर बेमुहार के असूलों पर चलता है। पाकिस्तान की सियासत में मुबैना वायर टैपिंग, फोन टैपिंग, ऑडियो लीक्स जेरे बहस रही हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आज एक ब्लैंकेट परमिशन दे दी गई है, जबकि असूल और जवाबित और क्या क्राइटेरिया हैं इसके हवाले से हुकूमत ने ना वजाहत दी है, ना कोई रोशनी डाली है, ना ही गौर व फिक्र हुआ है। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं। खुरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि अहम तरीन चीज आज ये है कि आपके दस्तूर में बोलने और प्रिवेसी की आजादी है, ये हक एक SRO से खत्म किस तरह आपकी हुकूमत कर रही है? रियासती और निजी दोनों अंसर की जो सुपरविजन और निगरानी है वो जमहूरी मुआशरे की आजादियों पर गहरा असर डाल सकती है। और अगर ऐसा मुनासिब हिफाजती इकदाम के बगैर किया जाए खुरम साहब तो इससे तो जमहूरी आजादियों और फ्रीडम्स पर खौफनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। क्या आपकी हुकूमत हमारी जमहूरी आजादियां सलब करना चाहती है? जी, मैं तो बड़े अदब से कहूंगा कि पूरी दुनिया में ऐसे कवानीन हैं जो इस नापसंदीदा अमल जो शहरियों की जो टैपिंग है उसकी इजाजत देते हैं सिर्फ इसलिए कि उसको में रियासती मामलात को चलाने के लिए, खास तौर पे जो दहशतगर्दी के इशूज हैं, क्राइम है, एस्पियोनाज है, उसके लिए रियासत को जरूरत पड़ेगी कि वो ये काम करे। लेकिन वो काम जो पाकिस्तान में अब तक अनरेगुलेटेड हो रहा था वो अगर अंधेरे से निकल कर कानून की रोशनी में आ रहा है तो ये एक पेशरफ्त है और वक्त के साथ साथ इसमें शफाफियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो अगर जो अभी तक हम इतने 75 सालों से ये एक बंद डब्बा था ये जो फोन टैपिंग का, अब अगर इसको बहरहाल किसी ज़ाब्ते के अंदर लाया जा रहा है और इसमें सेफ गार्ड्स भी इंट्रोड्यूस हुकूमत करेगी तो फिर वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आएगी, बजाय ये कि ये मुस्तकिल उस अंधेरे का शिकार है। क्योंकि ये तो हम सबको वाज़ेह है कि ये काम अभी तक अंधेरे में हो रहा था, अब अगर ये रोशनी में आता है तो हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि फिर इसको अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है सही तरीके से, इसके जो पूरे प्रोसेसेस हैं पार्लियामान उसको देख सकती है। तो बहरहाल पहले से ज्यादा इसके अंदर जो कानून का अमल दखल है वो एक पेशरफ्त है। खुरम दस्तगीर साहब, मसला यह है कि अनरेगुलेटेड हमेशा से था, आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई वजाहत नहीं आपकी हुकूमत ने दी। और आपने बड़ा अहम नुकता उठाया, मैंने भी इब्तदाई में बताया कि यकीनन हमें दहशतगर्दी के अफरीद का सामना है, नासूर का सामना है, लेकिन सर मसला यह है दहशतगर्दों की लिस्टें बना ली जाए ना, फिर 24 करोड़ आबादी को तो आप मशकूक नहीं बना सकते एक SRO के तहत। मेहर बुखारी या खुरम दस्तगीर को तो आप टैप नहीं कर सकते। शेड्यूल 10 वालों तक महदूद रखा जाए इन टैपिंग्स को जिनकी सरगर्मियां मशकूक हैं। अब यही जो
پیش رفت یہی ہے کہ اب ہم سب اس کے پروسیجرز کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ دنیا میں عام طور پر یہی رائج ہے کہ کوئی سیمی جوڈیشل آفیسر یا میجسٹریٹ یا بعض ملکوں میں باقاعدہ ججز کے سامنے ایجنسیز اپنی جو وارنٹس ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اور اس کی باقاعدہ اجازت لے جاتی ہے، اور اس کے لیے جو ابتدائی ثبوت ہے وہ پیش کی جاتے ہیں کہ اب وہ ثبوت اس حد تک آ گئے ہیں کہ ہمیں فون ٹیپنگ کی ضرورت ہے، تو ہمیں اسی طرف جانا ہے جس طرح باقی دنیا ان پریکٹسز کی اجازت دیتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اب جس طرح میں نے کہا جو ابھی تک 75 سال اندھیرے میں تھا، یہ کام سامنے آئے گا، ہم سب پڑھیں گے، اس کے اوپر ہم بات بھی کر رہے ہیں جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو اس طرح بات کرنے کی ہمارے پاس صرف ایک ہوا میں ہم بات کرتے تھے کہ اچھا جی ہمیں اس نے یہ کر دیا یا وہ ٹیپ سامنے آ گئی۔ اب اگر پروسیجرز بننا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک آغاز ہے، ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس شفافیت کی طرف جانا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کی ضرورت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس میں جو شہریوں کے آئینی اور سیاسی حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ایجنسیوں نے آپریٹ کرنا۔ خرم صاحب، ٹرانسپیرنسی تو نہیں ہے ابھی، لیکن میں اس سے پہلے کہ میں ٹرانسپیرنسی کے اوپر آؤں اور جس ضرورت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی فون ٹیپنگ صحیح ہوگی اگر شواہد کی بنیاد پہ ہو رہی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہونا چاہیے کہ ٹیپنگ کی بنیاد پہ بعد میں آپ شواہد اکٹھا کرنا شروع کریں، کیونکہ جنیرک الفاظ تو کسی کے پیغامات یا بات سے نکال کے اس کے پیچھے پڑا جا سکتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں چلو ہوتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ سیاسی مخالفین کے پیچھے جائیں گے، عمران خان کے فار انسٹنس، تو یہ تو ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے اور آپ لوگ بھی اس کو آج جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور اسی کی آڑ میں ہر عام شہری کے اوپر ٹیپنگ ہو سکے گی، اس کی آزادی جو ہے وہ سلب ہوگی، اور یہ آپ کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں پہلے بحث ہوتی، پھر ایس آر او ایشو ہوتا، تو مجھے سمجھ بھی آتی کہ آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں۔ جی میں اسی طرف جا رہا تھا کہ یہ ایس آر او جو ہے حتمی نہیں ہے، اور اول تو حکومت نے خود قدم اٹھانا ہے یہ کہ وہ اس کو پارلیمان میں لے کر آئے، لیکن پارلیمان میں اراکین موجود ہیں جو اب اس ایس آر او کو باقاعدہ طور پہ اب چونکہ روشنی کے اندر آ گیا ہے تو اس کو ڈسکس کریں، اس کو ریفائن کریں، تاکہ جو پروٹیکشن ہے ہمارے جو حقوق کی وہ بھی رہے، لیکن اس طرح جو اجتماعی حقوق ہیں کہ ہم دہشت گردی سے لڑ سکیں، یا وہ لوگ جو ایسپیناج میں یا لارج اسکیل اسمگلنگ میں ملوث ہیں، دوسرے کرائمز میں ملوث ہیں، ان کو بہرحال پکڑنے میں اور عدالتوں کے سامنے لانے میں آسانیوں، کیونکہ ایک اور جو اگلا سٹیپ اس سے ہوگا، میری توقع ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر یہ باقاعدہ کسی قانون کے تحت آ جاتا ہے، پھر عدالتوں میں اس کی جو ایویڈنس ہے جو ابھی ایڈمیسیبل نہیں ہے زیادہ کیسز میں، وہ ایڈمیسیبل ہونا شروع ہو جائے گی، تو لہذا شاید قانون کی جو ایک اطلاق ہے اس میں بھی آنے والے سالوں میں کچھ معاونت ہونا شروع ہو جائے ایجنسیوں کو، جو اس وقت انہیں حاصل نہیں ہے۔ سر، وزیر قانون نے بھی کہا یہ نیا قانون نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن پہلے حکومتوں کی طرف سے اجازت دینی پڑتی تھی فار اسپیسیفک کیسز، اب آپ لوگوں نے بلینکٹ اجازت دے دی ہے، اور جدھر ابھی آپ فرما رہے تھے کہ سیف گارڈز انٹروڈیوس کرائے جائیں گے، سر مسئلہ یہ کرائے جائیں گے کیوں؟ پہلے کیوں نہیں کرا دیے گئے اور پھر ایس آر او ایشو کیا گیا؟ پہلے ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوگی؟ پہلے سب کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ ایک ہی روش ہے آپ کی حکومت کی، ملٹری آپریشن اناؤنس کر دیتے ہیں، پھر اس کی وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں، اس کو واٹر ڈاؤن کرتے ہیں، اسی طرح بجٹ کے اوپر اتحادیوں کو آن بورڈ نہیں لیتے، پھر بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے بار بار۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین پرائیویسی کے حق کو بنیادی حق قرار دیتا ہے، خرم صاحب، آئین کا آرٹیکل 14(1) پڑھ لیجئے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انسان کا وقار، قانون کے تابع، گھر کی رازداری کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ اب عمر ایوب کا یہ کہنا ہے کہ فون ٹیپنگ کی اجازت کر کے تو آپ لوگوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے، خود آپ سب جیل میں جائیں گے اس کالے قانون کے تحت۔ نہیں دیکھیے، میں پھر کہوں گا کہ یہ پریکٹس تو جاری ہے پہلے سے ہی، اور ٹوٹلی ان ریگولیٹڈ جاری ہے۔ اس ایس آر او کے جو طریقہ کار ہے اس پر بحث ہو رہی ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں، لیکن اب اس کو اگر یہ روشنی میں سارا معاملہ آ گیا ہے اور قانون کی طرف یہ ہم بڑھ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو چاہیے کہ وہ خود بھی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اس کو پارلیمان میں، لیکن ابھی تک تو اپوزیشن نے پارلیمان میں صرف دنگا فساد کیا ہے اور نعرے لگائے ہیں اور شور مچایا ہے اور دھمکیاں دی ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ اس طرح کے سنجیدہ معاملات ہیں، ان سنجیدہ معاملات کو سنجیدگی سے وہ ٹیکل کرے نا۔
वहां तो अगर हुकूमत की तरफ से अगर इस मामले में अभी तक कुछ खुलकर बात नहीं करेगी, तो ये अपोजिशन का भी जो फर्ज है कि वो इस मामले को संजीदा लेकर बजाय नारे लगाए पार्लियामान में खड़े होकर इसको सीरियसली टेकअप करें, ताकि फिर इसका बाकायदा तौर पर जवाब आए। इसी तरह कौमें आगे बढ़ती हैं या पार्लियामान में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई कोताही है, अपोजिशन जो है संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इसको स्टेप इन करते हैं तो वो स्टेप इन करें। और वैसे तो मेरी ये भी तवक्को है कि मेरे जो कॉलीग्स अब हुकूमत में और काबीना में है वो खुद इस मामले में आकर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। वो शहबाज शरीफ साहब की और उनकी जो काबीना है उनको अब ये एहसास उम्मीद है कि हो चुका होगा कि आज 21वीं सदी में जो कम्युनिकेशन है, इबलाग है, वो तो हुकूमत करने का गालिब हिस्सा वही है कि आपने अपने जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं उनको आप किस तरह कम्युनिकेट करें। तो वहां एक खला है जिसे पूरा करने की बहुत जरूरत है। खुर्रम साहब, इधर मसला ये आप पार्लियामानी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इधर तो डेमोक्रेसी के ऊपर ही सवालिया निशान लग गए हैं सर। इस जमहूरियत की सेहत पर सवालिया निशान लग गए हैं। आप लोगों के स्टेटस पे सवालिया निशान के साथ साथ इस तरह के इकदामात मजीद गंभीर कर रहे हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट्स के लिए भी एजेंसियों की वेटिंग को लाजमी करार दे दिया था। और ये आप बखूबी आगाएं, कभी कभार रिपोर्टें गलत भी बनती हैं, मंशा पे भी बनती हैं, पॉलिटिकली गाइडेड भी होती हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जाती इल्म में था, जिसकी मैं पर्सनली गवाऊं कि चंद जजेस की रिपोर्टें दुरुस्त उनको फराहम नहीं की गई थी। कहा गया था दीज जेंटलमैन आर नॉट फिट टू बी अ जज, एंड चीफ जस्टिस ने बुला के दोबारा रिपोर्ट्स बनाने का कहा था कि जनाबे वाले ये सही नहीं है और फिर दोबारा सही बन के आई भी थी। सो मसला ये है सर, तमाम इख्तियार आप खुद हैंड ओवर कर रहे हैं। वेयर इज योर डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी टुडे? जी, तो इस पे हमें ये एक चैलेंज है और अभी चूंकि हम इमरजेंसीज में इस तरह मसरूफ हैं कि पहले एक मालियाती तौर पे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको संभाला देना है, दहशतगर्दी का चैलेंज आ गया है। लेकिन अगर कोई चैलेंज है इनके अलावा तो वो इन सब से एक मावरा चैलेंज है कि हमें पाकिस्तान की रियासत की जो सलाहियत है काम करने की, डिलीवर करने की, उसको बढ़ाना है। तो चूंकि जो सिविलियन साइड है उसमें चूंकि हर वक्त फायर फाइटिंग होती रहती है, तो जो सिविलियन एजेंसीज की कैपेसिटी की इंप्रूवमेंट है वो हमेशा उसमें कमी रह जाती है, कोताही रह जाती है। तो ये भी आने वाले महीनों में और सालों में अगर अल्लाह ताला करम करे और शहबाज शरीफ साहब अपनी मेहनत जारी रखें कि अगर कुछ मुआशी इस्तेहकाम आता है तो अगला स्टेप यही है कि हम इन सब ये जो दूसरी एजेंसियों को कहा जाता है कि जो उनकी रिपोर्टिंग हो, जो सिविलियन हुकूमत है उसके अंदर कैपेसिटी ये डेवलप होनी है कि वो ये सारे काम खुद कर सके और खुद इस मामले की में जो कलीदी ओहदों पर तैनातियां होनी है उसके बारे में अपनी राय दे सकें। लेकिन ये अभी कुछ दूर है। ये जब अभी तो इस वक्त हमारे जो सिविलियन इदारे हैं उनके अंदर कैपेसिटी की कमी है, वसाइल की भी कमी है और जो अस्करी इदारे हैं उनको हमने पाकिस्तान की कौम ने रवायती तौर पे ज्यादा वसाइल फराहम किए हैं, उनके पास एक कैपेसिटी डेवलप हुई है। लेकिन ये एक आर्जी फेज मेरी तवक्को है होगा और खुद ये जो कैपेसिटीज हैं ये डेवलप होंगी सिविलियन गवर्नमेंट। सर, मसला तो अभी कैपेसिटी का बाद में आएगा ना। शुरू से तो उन सेफ गार्ड्स का मसला है जो अभी तक लगाए नहीं गए, उस बैठक का मसला है जो अभी तक हुई नहीं है पार्लियामान में, उस मुशावरत का मसला है कि जिसके ऊपर आप लोगों ने अभी गौर फिक्र शुरू ही नहीं किया, उस ट्रांसपेरेंसी का इशू है सर कि जो यकीनी नहीं बनाई गई। इस तरह के इकदाम से तो आप खुद सिलेक्टेड और फॉर्म 47 की बेबस हुकूमत के तासुर को मजीद गहरा कर रहे हैं। जी देखिए, तासुर तो रहेगा और अपोजिशन जो कि मौजूद है वो ये बात करते रहेंगे, मीडिया भी उठाता रहेगा, लेकिन असल जो चैलेंज है वो पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर करके देंगे। और वो अगर डिलीवरी शुरू होगी, अभी तो नहीं होगी, अगर उसमें कम से कम 6 से 10 महीने रिक्वायर्ड हैं कि अगर हम कोई नतीज देखना शुरू करें अगले साल के आगाज में, कैलेंडर ईयर में तवक्को है कि शुरू 2025 में ये होगा काम। तो अगर ये डिलीवरी शुरू हो जाती है, और बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले महीनों में ये है कि वो महंगाई जिसे बड़े मुश्किल से कंट्रोल किया गया है वो अगर 12% या उससे कम रहती है और फिर हुकूमत इंटरेस्ट रेट्स कट करने के काबिल होती है जिससे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा डेट रीपेमेंट्स में। असल इशू यही है कि अगर स्टेबिलिटी अचीव करते हैं तो वक्त के साथ साथ ये जो तासुर है उन्हें भी जायल किया जा सकता है अपने काम से,
اپنی محنت سے اور زیادہ شفافیت سے پارلیمان کی جو کمیٹیاں ان کو استعمال کرنے سے، پارلیمان کو خود زیادہ ذمہ داریاں دے کر اس کو چلانے سے۔ مگر سر مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیوری ابھی ہے نہیں اور کریڈیبلٹی کے اوپر سوال لگا ہے بڑا شد و مت سے، اور پارلیمنٹ کو آپ غیر فعال کر چکے ہیں ایس آر اوز کے تھرو۔ اب اس کے عین بیچ اگر عمران خان بھوک ہڑتال شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ پریشر آپ کیسے برداشت کریں گے؟ بھوک ہڑتال سے تو شاید پاکستان کی جو دیسی مرغیاں ہیں ان کی کچھ جانیں بچ جائیں، لیکن اصل ایشو اس وقت حکومت کے سامنے اسٹیبلٹی ہے، اپنی جو اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یعنی عمران خان کی بھوک ہڑتال سے کئی زیادہ اہم یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کا عمل جو ہے وہ زیادہ گہرا کیا جائے، فریکوینٹلی کیا جائے، تاکہ جو گورنمنٹ کی اپنی پارلیمان کے اندر میجورٹی ہے وہ سالڈلی قائم رہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو۔ تو اگر حکومت کی اپنی پولیٹیکل وائبلٹی رہتی ہے، مثلا یہ بات شاید اکثر لوگوں کو بھول گئی ہے کہ یہ جو حکومت بنی تھی مخلوط حکومت شہباز شریف صاحب کی، اس کے اندر یہ ریزرو سیٹوں کا نمبر شامل نہیں تھا، یہ اس کے بغیر بنی تھی، اس کے بغیر ہم نے قومی اسمبلی میں جو اکثریت تھی وہ اس سے زیادہ اپنے نمبر ظاہر کیے تھے، لہذا اگر جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے گورنمنٹ کی میجورٹی کو متاثر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب ایشوز ایسے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء جو ہیں ان کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ بہت بڑے بڑے پہاڑ جیسے چیلنجز ہیں، اور جس طرح میں نے کہا وہ ابلاغ میں ابھی تک اس طرح کی ہمیں مستعدی نظر نہیں آئی جو ہمیں چاہیے۔ خرم صاحب، ماضی کے ڈسے ہوئے اہل جمہور چونکہ اصولوں سے کھیلنے کا خوب فن رکھتے ہیں، چاہے وہ آپ لوگ ہوں یا عمران خان ہوں، سو ابھی بھی یہ سلسلہ جو کا تو ہے، مگر اب اس میں عوام بھی روندے جا رہے ہیں۔ اب مداخلت کا ججز کمپلین کر رہے ہیں، لیٹرز لکھ لیں، بیڈ رومز میں خفیہ کیمرے، آڈیو ریکارڈنگز، پھر بلیک میلنگ، صرف اہل سیاست ہی نہیں بلکہ عدلیہ بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ 1993 میں بھی میاں صاحب کی حکومت کی تحلیل ہونے کے بعد، جو کہ بعد میں بحال ہو گئی تھی، جب سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہی تھی تو عدالت کے سامنے بھی ججز کے فون ریکارڈنگ کرنے کا معاملہ آیا تھا، اور اس میں بھی بند کمرے میں ہونے والی سماعت کے دوران ہی ججوں اور سیاستدانوں کی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگز کا جو تمام تر مواد ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ تب سپریم کورٹ کے 11 ججز کے فون ریکارڈنگ کیے گئے تھے، اور جس کو آپ کہہ رہے ریگولیٹڈ نہیں تھا، چل رہا تھا، ریگولیٹ ہو جائے تو اچھا ہے سر، مسئلہ اس زد میں تو ہم سبھی آ گئے۔ سو یو ایز اے ڈیموکریٹ ٹوڈے، آر یو ڈس اپوائنٹڈ وین یو ریڈ دس ایس آر او سر؟ جی، میرے خیال میں اس کو بہت بہتر اور ریفائن کیا جا سکتا تھا، اور ابھی بھی وقت ہے کہ جب یہ اگر اس پارلیمان میں اس پر ڈسکشن ہو تو اس میں زیادہ سیف گارڈ، بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں چاہے نئے جوڈیشل آفیسرز کریٹ کیے جائیں جن کے سامنے ایجنسیز اپنی پٹیشن لے کر جائیں، تاکہ وہ جو سیف گارڈ ہے ہمارے رائٹس کا اس کو مضبوط کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی، سیف گارڈز کی بات کر رہے تھے، پارلیمان کی بات کر رہے تھے، ڈسکشن کی بات کر رہے تھے، ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے تھے، آل آف دس وچ از یٹ ٹو بی ڈیزائرڈ۔ لیکن آپ کو خبر بتاتے چلیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے 45 سال بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف فراہم کر دیا ہے۔ تحریری رائے میں سپریم کورٹ نے عدالتی غلطی تسلیم کر کے خود کو ایک بڑے الزام سے بھی بری کر دیا ہے۔ تاریخ کی اس اندوناک غلطی کو تسلیم کر کے سپریم کورٹ نے نظام انصاف کے نقائص اور عدالتی کردار پر اٹھتے سوالات کا بھی جواب دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس پر 13 سال بعد رائے دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے دائر کردہ ریفرنس میں سپریم کورٹ سے بھٹو صاحب کے قتل کے حوالے سے 5 سوالات اٹھائے گئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا۔ دوسرا سوال، کیا ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر لاگو ہوگا، اور اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ عدالت سے تیسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا؟ کیا سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدار نہیں تھا؟ چوتھے سوال میں عدالت سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سنائے جانے والی سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہے؟ اور پانچواں سوال یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف دیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ ان 5 سوالوں پر 13 سال بعد سپریم کورٹ کی رائے سامنے آ گئی ہے، اور علامتی طور پر ہی صحیح سپریم کورٹ کی یہ رائے بہت اہمیت کی عامل ہے۔
अदालत ने अपनी तहरीरी राय में लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के फैसलों को गैर मुंसिफाना करार देते हुए कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो को मुंसिफाना और शफाफ ट्रायल का मौका फराहम नहीं किया और शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 48 सफ़ात की राय में तारीख की इस संगीन गलती का एतराफ करते हुए कहा गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी और जब केस चलाया गया उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मुल्क और इसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ के जेर तसल्लुत थीं और आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय में यह कहा गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फायदा उस वक्त के आमिर सदर जियाउल हक को हुआ। अगर जुल्फिकार भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो जियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे और जियाउल हक की अपनी बका भी इसी फैसले से मुमकिन थी। बसूरत दीगर उनका अपना इक्तदार भी खतरे में पड़ जाता। सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय में यह कहा गया है कि 5 जुलाई 1977 को आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने जमहूरी हुकूमत खत्म करके मार्शल लॉ लगा दिया। अहमद रजा खान के कत्ल की तहकीकात 3 मई 1974 को बंद कर दी गई और फिर अहमद रजा खान के कत्ल की तहकीकात डायरेक्टर FIA के जबानी अहकामात पर दोबारा खोल दी गई। 18 सितंबर 1977 को हतमी चालान में मसूद महमूद और मियां महमूद अब्बास को सुल्तानी गवाह बना जाहिर किया गया और तफसीली राय के मुताबिक फर्द जुर्म 11 अक्टूबर 1977 को आयद की गई। मुल्जिमान ने फर्द जुर्म से इंकार किया। 25 फरवरी 1978 तक हाई कोर्ट ने बतौर ट्रायल कोर्ट मुकदमा सुना। इस्तगासा के 41 गवाहों और सफाई के सिर्फ 4 गवाहों की शहादतें कलमबंद की गईं। 2 मार्च 1978 को फैसला महफूज किया गया और 16 दिन बाद सुनाया गया और इस फैसले में जुल्फिकार अली भुट्टो को अनायत जुर्म, कत्ल, इक़दाम कत्ल और कत्ल की साजिश के तहत सजाए मौत और 12 साल कैद की सजा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के पास कत्ल के मुकदमे का ट्रायल करने का इख्तियार ही नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में कोई एक ऐसी मिसाल नहीं हाई कोर्ट ने कत्ल का ट्रायल किया हो जिसमें हाई कोर्ट ने इस ट्रायल से पहले और ना ही इस ट्रायल के बाद कोई ऐसा ट्रायल किया। अदालत की इस राय के साथ तारीखी हकायक ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवारुल हक की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने भुट्टो साहब की अपील की समाअत की और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी इस बेंच ने 3 के मुकाबले में 4 जजेस की राय से यह अपील मुस्तरद कर दी थी। 3 जजेस ने अपील के इस फैसले में जुल्फिकार अली भुट्टो को उस वक्त भी बेगुनाह करार दिया था और फिर 7 रुकनी बेंच ने ही भुट्टो साहब की नजरसानी अपील मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दी थी। मुल्क के वजीर आजम रहने वाले शख्स को कत्ल के संगीन इल्जाम और अदालतों के पे दर पे फैसलों पर नजरसानी के हक से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तहरीरी राय में भी ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि भुट्टो के डेथ वारंट पर जस्टिस मुश्ताक हुसैन ने दस्तखत किए और अदालत ये वाज़ेह करना चाहती है कि अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो की अपील सुनी ना ही नजरसानी। तहरीरी राय में यह भी कहा गया है कि आइन और कानून में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा कलअदम करार देने का कोई तरीकाकार नहीं। अदालत ने सदारती रेफरेंस पर समाअत आर्टिकल 186 के तहत मुशावरती इख्तियार के तहत की और मुशावरती इख्तियार समाअत के तहत सजा को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तहरीरी राय में यह भी लिखा है कि हमारी अदालती तारीख में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने अवाम में तासुर पैदा किया है कि खौफ या किसी की हमायत हमारे इंसाफ की फराहमी के फराइज में आड़े आई। हमें अपनी माजी की गलतियों और कोताहियों का खुद एहतसाबी के जज्बे के साथ सामना करते हुए इस बात को यकीनी बनाना है कि इंसाफ की फराहमी गैर मुतजलजल दयानतदारी और कानून की वफादारी के साथ की जाएगी और जब तक हम अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम नहीं करते उस वक्त तक हम खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते, ना ही सही सिमत की जानिब गामजन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 11 साल तक इस मुकदमे पर समाअत न हो सकी नाजरीन। फिर लाजब बेंच बना और बाज़ाब्ता और अलामती राय सामने आ गई, मगर अदालत ने अपनी तहरीरी राय में इस बात का जवाब नहीं दिया कि फैसला अदालती नजीर है या नहीं। इस सवाल में कानूनी असूल को वाज़ेह नहीं किया गया। ताहम अदालत ने की इस राय ने तारीख की एक संगीन गलती का न सिर्फ एतराफ किया है बल्कि 45 साल बाद शहीद कायदे अवाम को इंसाफ फराम करके तारीख को भी दुरुस्त किया है। लेकिन भुट्टो शहीद के मानने वालों और कौम के लिए इस तहरीरी राय के बाद भी तासुफ और अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा कि गैर मुंसिफाना ट्रायल से इस मुल्क के वजीर आजम को तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया गया और फिर अदालतों को इस गलती को तस्लीम करने और करेक्ट करने या मानने में 45 साल गुजर गए। नाज़रीन, अदालत की संगीन गलती के एतराफ के बावजूद मगर निज़ाम इंसाफ पर आज भी सवालात बराबर उठ रहे हैं।
अडियाला जेल में कैद आज एक साबिक वजीर आजम मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जज जस्टिस अतर मिनल्ला आइन की पासदारी न होने का शिकवा कर रहे हैं। अतर मिनल्ला ये कह चुके हैं कि आज आइन की पासदारी नहीं हो रही, आज होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए हम जवाबदेह होंगे। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला के मुताबिक हमने बतौर सुप्रीम अदालत सर रेत में दबा लिए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ये भी कह चुके हैं कि सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं करते। और इसके जवाब में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये मामला ये कहते हुए तारीख पर छोड़ देते हैं कि तारीख बेहतरीन उस्ताद है। एक वक्फा लेते हैं, वी गोना बी राइट बैक। बिजली के 100 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे के बाद शहबाज हुकूमत को शायद अवाम पे थोड़ा तरस आ गया, मगर वो तर्स भी फकत 3 माह के लिए आया है। यूनिट तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं। ये हमने अपने डेवलपमेंट फंड से निकाला है। 94% घरेलू सार्फिन है, उनको इसका फायदा पहुंचेगा। 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। माजी की तरह वादा करके किसी को धोखा नहीं दिया, अवाम का भी ख्याल रखा और जिनके साथ हमने ये मुआहदा करके आगे चलना है उनको भी पूरी तरह ऑन बोर्ड रखा। सब्सिडी का ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया है कि जब IMF तमाम सब्सिडीज का खात्मा करवा चुका है और मुस्तकबिल की कोई सब्सिडी ना देने का वादा भी ले चुका है, मगर इस मुश्किल का हल हुकूमत ने तरक्याती फंड से 50 अरब कटौती करके निकाला है। यहां यह भी अहम है कि इस रिलीफ के पीछे मुल्क भर में बड़े पैमाने पर बिलों में इजाफे, ओवर बिलिंग और 200 से कम यूनिट्स को 201 यूनिट करने के खिलाफ एहतजाज हैं, क्योंकि 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 3 रुपए 95 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 4 रुपए 10 पैसे, 1 से 100 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7 रुपए 11 पैसे और महाना 101 से 200 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा किया गया था। अगर टैक्स को इसमें शामिल कर लिया जाए तो लाइफलाइन कस्टमर्स को 50 यूनिट तक 4 रुपए 74 पैसे और 51 से 100 यूनिट तक 9 रुपए 28 पैसे, 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को 19 रुपए 75 पैसे और 101 यूनिट से 200 यूनिट तक फी यूनिट 22 रुपए 71 पैसे तक पड़ रहा था। यही नहीं, ओवर बिलिंग और दीगर तवानाई मसाइल के बाद एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन जफर अब्बास को भी ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से 200 यूनिट को 201 यूनिट में तब्दील करने पर नोटिस लिए जाने के बाद FIA और बिलिंग मामले पर पहले ही तहकीकात जारी हैं। ओवर बिलिंग मामले पर हुकूमत ने अब प्रोराटा सिस्टम खत्म करते हुए पुराने बिलिंग सिस्टम पर अमल करने का फैसला किया है। बिलों में इजाफे को देखा जाए तो पहले फिक्स चार्जेस 200 से 500 तक माहाना वसूल किए जा रहे थे कि जो अब 500 से 2000 माहाना हो गए हैं, जबकि फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में इजाफा इसके अलावा है। अगर बिजली बनाने की लागत को ही देख लिया जाए तो वो कुछ यूं है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत में इजाफा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों, रुपए की मुकाबले में डॉलर की कदर और शरह सूद को देखकर मुतय्यन की जाती है। एनर्जी फ्यूल महंगा होगा तो नेचुरली बिजली महंगी बनेगी, डॉलर की कीमत भी बढ़ेगी तो बिजली महंगी होगी, और अगर शरह सूद ज्यादा होगा तो हुकूमत बैंकों से महंगा कर्ज लेकर डॉलर खरीदेगी और तो भी बिजली महंगी होगी। इन मसाइल के अलावा अमार हबीब खान के मुताबिक बिजली पैदा करने से लेकर आप तक पहुंचाने के बाद फी यूनिट तकरीबन 35.5 रुपए तक पहुंच जाता है, जिसमें एनर्जी कॉस्ट फकत 10 रुपए 90 पैसे फी यूनिट होती है, जबकि कैपेसिटी कॉस्ट 18 रुपए 40 पैसे फी यूनिट पड़ते हैं। यानी कि एक आम पाकिस्तानी बिजली के फी यूनिट की कैपेसिटी कॉस्ट फी यूनिट कीमत से तकरीबन डबल ओवर 2 गुना के बराबर अदा कर रहा है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि हमसे वाबस्ता पिछले दौर में बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहां का बजट और कहां की सियासत। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया, और अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहाँ का बजट, कहाँ की सियासत। पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। चीनी और गंदम को पहले एक्सपोर्ट किया गया, फिर बाद में इम्पोर्ट किया गया। हल्का यारा था, उनकी जेबें भरी गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जिस चीनी स्कैंडल का जिक्र कर रहे हैं उस पर शुगर कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के सामने पेश हुई थी और फिर इस रिपोर्ट में जिस शख्सियत का नाम सबसे ऊपर था और वो
اور عمران خان ایک دوسرے سے دور تو ہو گئے، مگر وہ شخصیت جسے وزیر اعظم صاحب حلقہ آرا کا نام دے رہے ہیں مگر ان کا نام نہیں لے رہے، وہ پاکستان میں چینی کے کاروبار کے بادشاہ ہیں اور ان کا نام جہانگیر خان ترین ہے، اور وہ آج کل شہباز شریف کی طرف سے بنائی گئی اقتصادی مشاورتی کونسل کے اہم ترین رکن بھی ہیں، اور 8 دن قبل بھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اور اگر تحریک انصاف دور میں کرپشن کا دورہ تھا تو پھر آج تک تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف کرپشن کیسز کیوں نہیں بنائے گئے؟ وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی کابینہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے نواز شریف کی قیادت میں عوامی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیڑا اچھا ہے کہ جس میں عوام کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے اور حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں۔ وزیر اعظم نے آج کہا کہ ہم نے IMF کو بتا دیا ہے پی ایس ڈی پی سے کاٹ کے یہ رقم دی جائے گی، یہ سبسڈی دی جائے گی، لیکن IMF نے اگر آگے سے انکار کر دیا تو کیا کیا جائے گا؟ پچھلے سال ہی انہی دنوں میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اناؤنس کیا تھا اور ریلیف کا علن اعلان اناؤنس کیا تھا عوام کے لیے، لیکن تب بھی IMF نے انکار کر دیا تھا اور ریجیکٹ کر دیا تھا اس پروپوزل کو، اینڈ دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیڈ ٹو ٹیک بیک ہز اناؤنسڈ ریلیف۔ آج اس حوالے سے وزیر اعظم نے نہیں بتایا کہ IMF کا رسپانس کیا تھا۔ اسی طرح پی ایس ڈی پی جو 1400 کا پہلے بنایا گیا، پھر اسے 1150 ارب کیا گیا اور اب اس کے اندر ایک بار پھر 50 ارب کی کٹوتی کر دی گئی ہے۔ تو اگر یہ کام پہلے کر لیا جاتا تو کیا حکومت امبیرسمنٹ سے نہ بچ سکتی؟ کیا یہ پور ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے؟ لیک آف کوآرڈینیشن، پور بجٹنگ نہیں کہلائے گی؟ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کیا بنیادی سب سے بڑا سوال، کیا پی ایس ڈی پی کو بڑھانے کی ضرورت تھی؟ کیا یہ حکومت پی ایس ڈی پی کو فریز نہیں کر سکتی تھی ٹو لاسٹ ایئرز نمبرز؟ پورے ملک کے غریب لوگ مستفید ہو جاتے۔ پچھلے 705 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی تھا اور اس سال پہلے 1400 رکھا، پھر 1150 کر دیا، اس کے اندر بھی اب کٹس کیے ہیں۔ اس کو اگر پہلے ہی ریوائز کر دیا جاتا یا فریز کر دیا جاتا تو آج حکومت کو یہ اعتراف نہ کرنا پڑتا جو آج انہوں نے انڈائریکٹلی کیا ہے کہ دس واز پور بجٹنگ، جبکہ آج ہی اس اتحادی حکومت کے اہم ترین پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ صدر آصف علی زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ جاگیرداروں پر بھی ٹیکس لگانا ہوگا۔ کو ایگریکلچر سوچ سمجھ نہیں آتی، اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ انکم ٹیکس تو زیادہ تر لگے گا بڑے زمینداروں پہ، لگانا پڑے گا، IMF کا شرط ہے وہ لگانا ہوگا۔ ناظرین، عجیب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، ان کی مرضی کے بغیر بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگایا گیا اور لگانا ہوگا تو سٹینڈ لینا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو، اور اگر نہیں لے سکے تو پھر کم از کم اس عوام کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ وہ کون سی مجبوری ہے کہ ٹیکس بھی آپ کی مرضی کا نہ لگے اور پھر بھی بجٹ پاس کروا لیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ 12,970 ارب کے ٹیکس کلیکشن کا ہدف یہ حکومت سیٹ کر چکی ہے، آپ سے نچوڑنے کے لیے، آپ سے لینے کے لیے۔ ٹیکس کا دائرہ نہیں، صرف ٹیکس کی شرح بڑھائی گئی ہے۔ اس حکومت کی طرف سے سخت فیصلے نہیں لیے گئے۔ 65 سے 70 روپے فی یونٹ بجلی کی ادائیگی آپ کریں گے۔ 20.5% شرح سود کے اوپر یہ معیشت کیسے چلے گی، اور اپنے اخراجات کم کرنے کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کر رہی ہے حکومت۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، we're going to be right back۔ مخصوص نشستوں کا اہم ترین معاملہ جس کا فیصلہ جماعت کی پوزیشن اور سیاست کی حیت دونوں بیک وقت بدل سکتا ہے۔ جج صاحبان نے کھل کر الیکشن کمیشن کے کردار پر تبصرہ کیا اور غیر جانبداری پر سوال اٹھائے، جبکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کی سیاسی غلطیوں کا بار بار احاطہ کیا گیا۔ دوران سماعت عدالت نے وکلاء کے سامنے سخت سوالات بھی رکھے۔ کیا درست ہوگا یہ کہنا کہ انتخابات شفاف تھے، سب معمول کے مطابق تھا؟ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے غلط کیا تو کیس کی نوعیت کیا ہوگی؟ آج سپریم کورٹ نے متعدد سماعتوں کے بعد سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بلے کے نشان کا فیصلہ آنے سے پہلے حامد رضا PTI کے نامزد تھے۔ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی جس وجہ سے تنازع پیدا ہوا۔ الیکشن کمیشن بطور آئینی ادارہ اپنی ذمہ داری مکمل کرنے میں ناکام رہا۔ ملک کی اعلیٰ عدالت میں ہونے والی آج کی سماعت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیس بہت اہم ہے، سنجیدہ سوالات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پر اٹھ چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی بھی کوشش کی۔ دوران سماعت سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ اگر الیکشن کمیشن امتیازی سلوک کر رہا ہے تو سپریم کورٹ دیکھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ یعنی 2018 میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا؟ کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی تشریح کی پابند ہے؟ آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا؟ کیا واقعی 2018 کے انتخابات درست تھے؟
जिस पर जस्टिस अतर मिनाला ने सवाल उठाया कि वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेकनियती साबित करने के लिए डेटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। दौरान समाअत फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी। आइन के टेक्स्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ। 2024 में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 30 मखसूस नशिस्तें दी गईं। कौमी असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को 2 सीटों के एवज 5 रिजर्व सीट्स मिली। क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? चीफ जस्टिस ने वकील के दलाइल पर तबसरा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप बार बार तहरीक इंसाफ की तरफ से बात करने लगते हैं। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर रहें। आपकी लॉजिक के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्तें मिलनी चाहिए। आपकी तो आम इंतखाबात में 0 सीट्स थीं। आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजी का कहना था कि अगर हम आपके दलाइल मान लें तो आपका केस ही नहीं। हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि फैसल सिद्दीकी, आपकी जमात को तो बोनस मिल गया। आपकी जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा और 80-90 नशिस्तें मिल गईं। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस का कहना था कि फैसला सुनाने से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे और फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ साइफर केस तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड और 9 मई के 12 केसेस में जमानत के बाद इद्दत केस वो वाहिद केस रह गया है जो इमरान खान की जमानत पर रिहाई के रास्ते में आखिरी रुकावट साबित हो रहा है। और आज इसके हवाले से 3 अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहली, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। दूसरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों का फैसला 1 माह में करने का फैसला बरकरार रखा है। और तीसरी कि खावर मानेका अदालत में केस लड़ने की बजाय पहली बार मीडिया के सामने आकर अपना केस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जल्दी पड़ी थी, क्या जरूरत पड़ गई थी इनको कि 39 दिन का हमने साबित कर देना कि 39 दिन में फटाफट निकाह कर ले। वो रुक जाती, आगे क्या महीने बाद उसकी इद्दत खत्म हो जानी थी। अगर आपको इतनी जल्दी थी उसकी कौम को वजह तो बता दें कि आपने एक निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं जो कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले है, फिर उसको गलत बयानी करके छुपाया क्यों गया? अब क्या मजबूरी क्या थी, क्यों इस तरह किया गया? खावर मानेका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दी करने का शिकवा किया तो सवाल तो ये बनता है कि उन्होंने केस करने में 2000 दिन क्यों लगा दिए। शादी छुपाने की बात तो फिर सवाल ये उठता है कि आपने अवाम को क्यों नहीं बताया, और अगर बुशरा बीबी की जानिब से कोई जुर्म सरजद किया गया तो आप उनके हक में गवाही क्यों देते फिर रहे थे? कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी। दुनिया की पाक तरीन बीबी है और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं उनको, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का। दुख की बात यह है कि साबका बेगम के 39 दिन तो गिन रहे हैं लेकिन अपने 2000 दिन की कोई वजाहत नहीं दे पा रहे। इद्दत केस शायद पाकिस्तानी तारीख का वो वाहिद केस है कि जिसमें किसी साबिक वजीर आजम को मुलव्विस किया गया हो और वो अपनी बीवी के साथ उससे शादी करने की जुर्म में 7 साल कैद की सजा काट रहा हो। और तमाम तर खवातीन की बहरहाल इस केस में रोजाना की बुनियाद पर हौसला शिकनी होती है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।